एजुकेशन पॉइंट इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुलामगिरी ऑडियो बुक भाग 12, जिसमें बताया गया है ईमानदार ब्राह्मण कुलकर्णी, यूरोपियन लोगों के उपनिवेशकों की आवश्यकता, शिक्षा विभाग के मुँह पर कलंक, यूरोपियन कर्मचारियों का दिमाग कुठाग्रस्त क्यों होता है आदि के संबंध में। अगर दोस्तों आपने भाग 1 से 11 तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो एक बार ज़रूर देखें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। दौड़ी राव तात, लेकिन आपने पहले कहा था कि ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें ब्राह्मण न हो, फिर चाहे वह सरकारी विभाग हो या गैर सरकारी। इन सब में मुख्य ब्राह्मण कौन है? ज्योतिराव, ये सरकारी पटवारी ब्राह्मण कुलकर्णी हैं और इनकी जालसाजी के बारे में अधिकतर दयालु यूरोपियन कलेक्टरों की पूरी जानकारी है। इसलिए जब इनको शूद्रों पर दया आई तो उन्होंने सरकार को रिपोर्ट भेजकर सभी कानूनों के द्वारा कुलकर्मियों को कदम कदम पर बंधनों में बांधने की कोशिश की। उनको कानूनों के माध्यम से उनके व्यवहार को काबू किया गया। फिर भी इन कलम कसाइयों को उनके स्वार्थी धर्म से शूद्रों के संबंध में होने की वजह से शूद्रों पर प्रभाव था। इसलिए ये शैतान की तरह अपने स्वार्थी झूठे धर्म की छत्र छाया में खुले रूप से चौपाल में बैठकर उस बलि राजा के विचारों की आलोचना करके बेचारे अनपढ़ शूद्रों के मन को क्या वे लोग दूषित नहीं करते होंगे? अगर ऐसा न कहें तो शूद्रों को तो बिल्कुल ही लिखना आता है न पढ़ना, फिर भी वे किस वजह से या किस कारण सरकार से नफरत करने लगे हैं, इसके बारे में यदि तुम्हें अन्य कारण मालूम हो तो मुझे समझा दो। इतना ही नहीं तो वे लोग मौका देखकर उसी चौपाल में बैठकर किसी अनुचित सरकारी कानून को लेकर उस पर कई तरह के पैने कुतर्क नहीं देते होंगे और शूद्रों को सरकार से नफरत करनी चाहिए, इसलिए उनको क्या चोरी चोरी पाठ नहीं पढ़ाते होंगे और उनका एक शब्द भी अपनी सजग सरकार के कान में डाल देने के लिए शूद्र लोग क्या कपलाते नहीं होंगे। चूँकि सभी ऊपरी दफ्तरों के कर्मचारी ब्राह्मण जाति के हैं, इसलिए अब तो अपनी सरकार को होश में आना चाहिए। सबसे पहले हर एक गांव में एक अंग्रेज़ एवं स्कॉच गृहस्थ को उनके निर्वाह योग्य परंपरा खेतों को इनाम में देकर उन्हें उपदेशकों का काम सौंपना चाहिए। साथ में यह हिदायत भी कि वे उस गांव की हकीकत के बारे में साल में एक रिपोर्ट सरकार को भेजते रहें। यदि इनका कानून बनाकर बंदोबस्त किया गया तो भविष्य में नाना पेशवा जैसे ब्राह्मण को फिर किसी प्रकार का विद्रोह करने की बात ध्यान में आई और उसने किसी पीर पैगंबर से मिन्नत मांगी या उसने किसी शिवलिंग की यात्रा करके उसके द्वारा स्वादिष्ट भोजन सरकार के विरुद्ध विद्रोह करवाने की बात सूझी तो इन पटवारी कुलकर्णियों की एकता बिल्कुल काम नहीं आएगी। ऐसा किए बिना शूद्रों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उनके पांव इस धरती पर नहीं टिके रहेंगे। इतना ही नहीं, जब ये यूरोपियन उपदेशक शूद्रों को सही जानकारी देंगे और इनकी आंखें खोल देंगे तो ये लोग इन ग्राम रक्षकों के नज़दीक भी नहीं भटकेंगे। दूसरी बात यह है कि सरकार को अपने ग्राम कर्मचारी, नौकर, पटेल, चौधरी से लेकर कुलकर्णी तक के काम की परीक्षा लेनी चाहिए और इस तरह के महत्वपूर्ण कामों को एक ही जाति या विशिष्ट जाति के लोगों के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि फौज की तरह इस काम में कुछ विशेष
कार की बात पैदा नहीं होगी, बल्कि उसका पूरी तरह से प्रबंध हो जाएगा और सभी लोगों में पढ़ने लिखने की इच्छा पैदा होगी। हमारी दयालु अंग्रेज़ सरकार को चाहिए कि शिक्षा विभाग का फिजूल खर्च एकदम बंद कर दें और यह सारा पैसा कलेक्टर के खातों में जमा कर दें। फिर हर यूरोपियन कलेक्टर की ओर से जॉर्विस साहब की तरह किसी प्रकार का पक्षपात न करते हुए सभी जाति के प्रतिभावान मेवाड़ी छात्रों में से कुछ छात्रों का चुनाव करके उनको केवल साधारण खाना और कुछ कपड़े की व्यवस्था करके उनके लिए हर कलेक्टर साहब के बंगले के पास पाठशाला चलानी चाहिए और उन छात्रों को पटेल, कुलकर्णी तथा पंतोजी यानी कि पटवारी, पुलिस, पटेल, ग्राम सेवक आदि के काम की ट्रेनिंग देकर फिर परीक्षा लेकर इस तरह के काम सौंप देने चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि ये लोग सभी ब्राह्मण कुलकर्मियों की एकता के लिए बदनाम नाना पेशवा जैसे ब्राह्मणों के काम नहीं आएंगे, बल्कि जो लोग शूद्रों को फंसा करके उनके खेत हड़पते होंगे और उन लोगों से हर तरह के झगड़े करवाते होंगे, उनको पैसा वैसा करने के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। आज तक लाखों रुपया शिक्षा विभाग के माध्यम से खर्च हुआ है, फिर भी उससे शूद्र समाज की संख्या की तुलना में उनमें विद्वानों की संख्या नहीं बढ़ सकी। इतना ही नहीं, महार, मातंग और चमार आदि जातियों में से एक भी पढ़ा लिखा कर्मचारी दिखाई नहीं देता। फिर यहाँ बीए या एमए पढ़े लिखे लोग दवा के लिए भी नहीं मिलेंगे। अरे, अपनी सरकार के इतने विशाल शिक्षा विभाग के गोरे चेहरे पर इन काले मुँह वाले ब्राह्मण पंडितों ने यह कितना बड़ा कलंक लगाया है। अरे, यह कड़वे करेले हमारी सरकार ने इतने घी में तलकर शक्कर में घोलकर पकाए, फिर भी उन्होंने अपनी जाति स्वभाव नहीं छोड़ा और अंत में वे कड़वे करेले की तरह कड़वे ही रहे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे धोड़ीराव कहते हैं, तात आपकी कहना सही है, लेकिन ये कुलकर्णी अनपढ़ शूद्रों की भूमि को किस प्रकार से फंदा डालकर हड़पते होंगे। ज्योतिराव, जिन शूद्रों को पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, ऐसे अनपढ़ शूद्रों को ये कुलकर्णी खोजते रहते हैं और फिर खुद उनके साहूकार होकर उनसे जब गिरवी खाता लिखवा देते हैं और अपनी जाति के अर्जनविश से मिलकर उनसे ऐसी शर्तें लिखवा देते हैं जो उन शूद्र किसानों के खिलाफ हो और कुलकर्णी साहूकार के फ़ायदे में हो। जो शर्तें लिखी जाती हैं उनको न पढ़ते गलत सलत बातें पढ़कर सुनाई जाती हैं। उस कागज़ पर उनके हाथ के अंगूठे के निशान लगाकर अपनी बही खाता पूरी कर लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जालसाजी से उन शूद्रों की ज़मीन जायदाद लिखी गई शर्तों के अनुसार हड़पते होंगे कि नहीं। धोड़ीराव, तात आपका कहना बिल्कुल सही है। ये लोग जाति से ही कलम कसाई है, लेकिन ये लोग शूद्रों में किस प्रकार झगड़े पैदा करते होंगे। ज्योतिराव, खेती बाड़ी ज़मीन जायदाद आदि के संबंध में सन त्यौहार पोला आदि में और होली के दिन होली के बाँस को पहले पूरी तरह कौन बांधेगा, इस संबंध में शूद्रों के आपस में झगड़े होते हैं। इनमें ब्राह्मण कुलकर्णियों का हाथ नहीं होता। वे लोग इन झगड़ों को करवाने में जिम्मेदारी नहीं होते। इस तरह के कुछ उदाहरण तुम वास्तव में दिखा पाओगे। धोड़ीराव, तात क्या आपकी बात में से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन शूद्रों के पास आपस में इस तरह के झगड़े फसादे करवाने में इन ब्राह्मण कुलकर्मियों आदि कलम कसाइयों को क्या मिलता होगा। ज्योतिराव, अरे, जब कई घरदाज अनपढ़ शूद्रों को घृणा या ईर्ष्या की अग्नि में जलकर आपस में एक दूसरे से लड़ते होंगे, तब से इन कलम कसाइयों
सहित अन्य ब्राह्मण कर्मचारियों के घर इस आग में तपते तपते जलकर क्या नष्ट नहीं होते होंगे। अरे इन कलम कसाईयों की नादरशाही की वजह से स्थानीय फौजदारी और दीवानगी विभाग का खर्च बहुत बढ़ गया और वहाँ के अधिकतर कर्मचारी, मामलेदार से लेकर ग्राम सेवक तक, सभी अपने तत्सवितुर में भंगो देवशत धीमहि धियो यो न प्रचोदया इस असली गायत्री मंत्र से बेईमानी करते हैं। इसके संबंध में चिरी मीरी देव इसे यवनी गायत्री का उपदेश उन पवित्र पुरोहितों के अपनाने की वजह से ब्राह्मण वकीलों की दलाली काफ़ी बढ़ गई। फिर यह बताओ कि वे बड़ी कोर्ट कचहरियों में बैठकर ज़ोर से हंसी के फंवारे छोड़ते हुए घूमते हैं कि नहीं। इसके अलावा मुंशी नवाब के सरंजाम कितने बड़े हैं, इनका हिसाब दो। इतना बंदोबस्त होने के बावजूद भी गरीब लोगों को न्याय सस्ता और आसानी से मिलता है या नहीं। इस वजह से गांव खेड़ों के सभी लोगों को मिलकर एक कहावत प्रसिद्ध हुई। वह कहावत यह है कि सरकारी विभागों से अपना काम करवाना हो तो काम करवाने ब्राह्मण कर्मचारियों के हाथ में मुक्त दिए बगैर वे हम गरीब जैसे गरीबों के काम को हाथ ही नहीं लगाते। उनकी झोली में डालने के लिए घर से कुछ साथ में ले लो, तब वही काम के लिए बाहर निकलो। धोड़ीराव तात यदि ऐसा ही होता तब तो गांव खेड़ों के तमाम शुद्ध लोगों को यूरोपियन कलेक्टरों से अकेले में मिलकर उनको अपनी शिकायतें क्यों नहीं करनी चाहिए। ज्योतिराव अरे जिनको बेर की गांठ किधर होती है यह तक मालूम नहीं। ऐसे डरपोक खिलौनों को ऐसे महान कर्मचारियों के सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे होगी, और ये लोग अपनी शिकायतें सही ढंग से उनके सामने क्या बता पाएंगे। ऐसी हालात में किसी लंगोट बहादुर ने बड़ी हिम्मत से किसी बुटलेर की मदद से यूरोपियन कलेक्टरों से अकेले में मिलकर और उनके सामने खड़े होकर यह कहे कि ब्राह्मण कर्मचारियों के सामने हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, तब इतने चार शब्द कहने की इन कलम कसाईयों को भनक भी लग गई तो समझ लो हो गया इनका काम तमाम। फिर समझो कि उस अभागे आदमी के नसीब ही फूट गया, क्योंकि वे लोग कलेक्टर कचहरी में अपनी जाति के ब्राह्मण कर्मचारी बाबू से लेकर रेवेन्यू के या जज के ब्राह्मण कर्मचारी तक सभी इन यवनी गायत्री की वर्दी घुमा देते हैं। फिर आधे कलम कसाईयों को तुरंत हर तरह के दस्तावेजों के साथ पुरावे लेकर वादी के गवाह बन जाते हैं और आधे कलम की कसाई वादी के विरुद्ध हर तरह के दस्तावेजों के साथ पुरावे लेकर प्रतिवादी के गवाह बन जाते हैं। ये लोग उनके झगड़ों में इतनी उलझन पैदा कर देते हैं कि उसमें सत्य क्या है यह पहचान पाना ही मुश्किल हो जाता है। इस सत्य असत्य की खोज निकालने के लिए विद्वान यूरोपियन कलेक्टर और जज लोग अपनी सारी अकल खर्च कर देते हैं, फिर भी उनको छुपे हुए रहस्य का पता नहीं चलता और न ही कुछ हाथ लगता है, बल्कि वे लोग उस शिकायत करने वाले लंगोटधारी को ही यह कहने में लज्जा या अनुभव नहीं करते कि तू ही बड़ा शरारती है, और अंत में उसके हाथ में नारियल की खाली टोकरी देकर उसको फजीयत होने के लिए घर पर भेज देते होंगे कि नहीं। अंत में ब्राह्मण कर्मचारियों की इसी प्रकार की प्रवृत्ति की वजह से कई गरीब किसानों शूद्रों के मन में यह बात आती
होगी कि यहाँ हमारी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए बड़ी मजबूरी में आकर उन्होंने अपनी ही खुदकुशी की होगी कि नहीं। इनमें से कई लोगों ने डाकू एवं लुटेरों का जीवन अपनाया होगा और अपनी ही जान को तबाह किया होगा कि नहीं। इनमें ये कईयों के मन मस्तिष्क में असंतोष की भावना भड़क उठी होगी और फिर वे पागलपन के शिकार बन गए होंगे कि नहीं। और इनमें से कईयों ने अपनी दाढ़ी मूंछें बढ़ाई होगी और अध पगले होकर रास्ते में जो भी कोई मिल जाए उनको अपनी शिकायत सुनाते कहते होंगी कि नहीं। ये भाग 12 यहीं पे समाप्त होता है। आगे वाले भाग में हम भाग 13 में तहसीलदार, कलेक्टर, रेवेन्यू, जज और इंजीनियर विभाग के ब्राह्मण कर्मचारियों आदि के संबंध में पढ़ेंगे। तो जय भीम, जय भारत।